Now we will move with next topic, redox reactions and electrode processes. इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो एज इट इज क्लास 12th में भी हमारे साथ जाएगा और इसका जो एडवांस लेवल है वो हमें 12th में और पढ़ना है, लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं वो सब हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, जैसा आपको रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में तो पता ही है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उन सब का जो डिस्कशन है वो हमें यहाँ पर करना है। उस डिस्कशन में जाने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का पार्ट है। क्लास 12 में यूनिट 3 बिल्कुल एक अलग यूनिट है, whose name is electrochemistry, whose title is electrochemistry। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, नाम से समझ में आ रहा है ऐसी केमिस्ट्री जो कुछ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनका रोल रहता है, उनके होने से किस तरह से केमिकल चेंज होता है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो ब्रांच में पढ़ सकते हैं, सब क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रो केमिकल केमिस्ट्री एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री है उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, कैसा क्या मैकेनिज्म रहती है जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक में हम पढ़ेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको हमें स्टडी करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with all such changes in which electron transfer is involved। ट्रांसफर में दोनों चीजें आ गई, लूज और गेन दोनों बातें आ गई। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें स्टडी करना है कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो ब्रांच कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री, जिसमें हम इस बात को स्टडी करते हैं। वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है वो डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी is called electrolytic cell। तो आप सबकी जेब में, पॉकेट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखा हुआ है। आपका जो मोबाइल है उसकी जो बैटरी है वो इस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रही है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, राइट। लेकिन जब आप उसे चार्ज करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करते हो एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। यानी कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो दोनों तरह की सेल की तरह काम करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी जब उससे आप आउटपुट लेते हो, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी जब आप उसे चार्ज करते हो। जब हमारे यहाँ समाजवादी की गवर्नमेंट थी तो जनरली जो हमारे इन्वर्टर के साथ बैटरी अटैच्ड है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करती रहती थी, लाइट आती रहती थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती रहती थी। फिर मायावती जी की गवर्नमेंट आ गई, उसमें क्या होता था, उसमें हमारे जो घर में इन्वर्टर के संग बैटरी अटैच्ड है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती रहती थी, और कर करके वो बेचारी डाउन हो जाती थी, फिर हमें आउटपुट मिलता ही नहीं था। और अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, सबका साथ सबका विकास। नहीं, दोनों नहीं, देखिए बात सच कही है, आपको ये वाली कंडीशन ही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह आपके इन्वर्टर की बैटरी ज्यादा काम कर रही है। 365 डेज में से अगर आप निकालेंगे तो आपकी बैटरी में ज्यादातर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती रहती है, यानी कि बहुत ही रेयर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने की जरूरत पड़ती है बैटरी को। तो हमने सभी दिन देखे, तो एक बात आपकी समझ में आ गई कि वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है वो कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप देखिए रिमोट्स, आपने रिमोट्स देखे तो पेंसिल सेल पढ़ते हैं, ट्राई सेल उनको हम बोलते हैं, वो किस तरह के सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलिटिक? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस होंगी और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और जो घर में इन्वर्टर के साथ बैटरी अटैच्ड है, मोबाइल की बैटरी है, वो दोनों तरह से काम करता है। जब आप उससे आउटपुट ले रहे हो तब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, जब आप उसे चार्ज कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करना शुरू कर देता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एक बहुत समझदार बच्चा था, बोला सर अगर हम उसे चार्ज भी करते रहे और उस पर गेम भी खेलते रहे तो? अरे भाई तो दोनों तरह से काम कर रहा है, जो आउटपुट उससे ले रहे हो उतना वो काम कर रहा है किसकी तरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, और चार्जिंग भी कंटिन्यू है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी काम कर रहा होता है। लेकिन जनरली क्या होता है ऐसे केस में जब डायरेक्ट उसमें हम यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो करंट है वही डिवाइस को वर्क के लिए यूज हो जाती है। तो इतनी बात आप सबकी समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रोसेस किस तरह से प्रोसीड होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, वो हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसकी दो सब ब्रांचेस इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, अब यहाँ क्लास 11 के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री से पहले डील कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिटिक को डिटेल में हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कई जगह इस तरह से भी देखा गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इसी का पार्ट मानते, तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल की जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके भी उसको पढ़ा देते, चल जाता है, पार्ट तो उसी का ही है फिलहाल, लेकिन ये अलग ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में सबसे पहले हम सीखेंगे हाफ सेल के बारे में। हाफ सेल, एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, उसी तरह से ये हाफ सेल भी है। देखिए कैसे बनाते हैं हाफ सेल, मूवी मैंने देखी थी, मुझे समझ में नहीं आया उसको हाफ नाम गर्लफ्रेंड क्यों नाम रख दिया, पता नहीं, मूवी तो बुरी थी है। देखिए अगर हमें जिंक हाफ सेल बनाना हो तो क्या करते हैं,
एक जिंक मेटल की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, इट इज कॉल्ड जिंक हाफ सेल। हाफ सेल इसको क्यों बोला, इसका मैं प्रॉपर रीजन आपको अभी 12 मिनट बाद दूंगा। इसी तरह से अगर हमें कॉपर हाफ सेल बनाना हो तो क्या करें, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में किस मेटल की रॉड डिप कर दें, Cu की, कॉपर की। तो ये आपका कॉपर हाफ सेल कहलाएगा। यानी कि अगर आपको कोई हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना है तो आप सेम मेटल की रॉड सेम मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दो, तो वो आपका हाफ सेल जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सिल्वर हाफ सेल बनाना हो तो आप क्या करने वाले हैं, सिल्वर का कोई भी सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट ले लें, उसमें सिल्वर मेटल की रॉड डिप कर दें तो सिल्वर हाफ सेल बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पोटेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या मतलब है, टेंडेंसी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल यानी बड़ा पोटेंशियल है, 99% मार्क्स लेके आएगा बच्चा। बड़ा पोटेंशियल है, पहले अटेम्प्ट में जो है नीट क्लियर कर लेगा, जेई में सिलेक्शन ले लेगा। तो पोटेंशियल का मतलब है कैपेसिटी या टेंडेंसी टू डू वर्क। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ जिंक मेटल की रॉड जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो यहाँ देखिए क्या रिएक्शन हो सकती है कि जो जिंक मेटल की रॉड है, जो जिंक मेटल की रॉड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्या होगा, जो जिंक मेटल की रॉड है, यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं ये सॉल्यूशन में आ जाएंगे साहब इस तरह से। ये प्रोसेस कब होगा, जब जिंक मेटल की रॉड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और आप देख सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर जिंक का कितना है 0 और यहाँ कितना है +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है Zn से Zn2 पॉजिटिव, उसकी वैल्यू प्लस का 0.76 वोल्ट होता है। ये वैल्यू मैंने कहां से लिखी है इसके बारे में बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए भी आप ऐसे समझेंगे कि जो टेंडेंसी है जिंक की ऑक्सीडाइज होने की वो कितनी है, 0.76 वोल्ट है। और ये जो टेंडेंसी हमने पता की है, ये हमने पता की है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्यों उसको स्टैंडर्ड माना, उसकी बातें अभी जब बात चल रही है तो आगे कहीं ना कहीं आ जाएगी। अभी के लिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीख रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कितना मेजर किया गया है, +0.76। इसी तरह से हम रिडक्शन पोटेंशियल को भी सीख सकते हैं। ये जो आपके पास कॉपर हाफ सेल है, इसमें कॉपर सल्फेट की वजह से यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे।
ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना है, +2। यहाँ कितना है, 0। क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जो टेंडेंसी है कॉपर हाफ सेल के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की रिड्यूस होने की, दैट इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to get reduced is called its reduction potential। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉपर आयन में होना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में 0.34 वोल्ट मेजर किया गया है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज is called oxidation potential। tendency of an electrode to get reduced is called its reduction potential। आप देख सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 0.76 और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज प्लस का 0.34, यानी कि जिंक की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की और कॉपर की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। तो देखिए हमने क्या किया, इस सेटअप को आप केमिस्ट्री लैब में भी बना सकते हैं। आप एक बीकर ले लें, उसमें जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व कर ले लें और उसमें जिंक मेटल की रॉड डिप कर दें। दूसरा वेसल ले लें, बीकर ले लें, उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व कर लें और उसमें कॉपर मेटल की रॉड डिप कर दें। तो ये जिंक हाफ सेल, ये कॉपर हाफ सेल। अब आपने क्या किया, इन दोनों हाफ सेल्स को एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों हाफ सेल्स को एक एक्सटर्नल वायर से पोटेंशियल मीटर से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया और इस वोल्ट मीटर में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा कितने का, 1.10 वोल्ट की करंट आपको, जैसे ही आप ये दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन को कनेक्ट करोगे वोल्ट मीटर से, आपको इतना वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज कैसे मिला इसके बारे में बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पोटेंशियल कितना मिलेगा वोल्ट मीटर में दोनों हाफ सेल्स के कंट्रीब्यूशन से, उसको हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला रहता है E0 RHE माइनस E0 LHE। RHE का मतलब है राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड यानी कॉपर हाफ सेल। LHE का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक हाफ सेल। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा एनोड को हम लेफ्ट में ही लेते हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है ये कैसा काम करने वाला है, एज एनोड, और राइट हैंड साइड वाला जो हाफ सेल है वो कैसा काम करेगा, एज ए कैथोड। मैं रहूं या ना रहूं, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। मतलब ये कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर ही होगा। जैसा आप देख रहे हैं जिंक हाफ सेल को मैंने लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड की तरह लिया हुआ है, तो जिंक हाफ सेल ही जो है दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो 2 लूज हुए ये इस एक्सटर्नल वायर से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पर, और कैथोड पर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो कॉपर सल्फेट की वजह से सॉल्यूशन में अवेलेबल थे वो गेन कर लेंगे और ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि आपको ये सीखना है कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो इस एक्सटर्नल वायर से होते हुए
कहाँ पहुंच जाएंगे? कैथोड पर। और कैथोड पर जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है कॉपर सल्फेट की वजह से, वो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu सॉलिड की फॉर्म में इस कॉपर मेटल रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है थ्रू एक्सटर्नल वायर। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कहाँ? एनोड टू कैथोड। कौन? इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सटर्नल वायर। और ये बात आपको पता होगी कि जो भी करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट रहता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा दैट विल बी अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कह सकते हो कि जो करंट है आई दैट विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और ये बात आपको सीखनी है कि करंट हमेशा, कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव चार्ज और एनोड नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड से अपोजिट है। एनोड पॉजिटिव लिया जाता है, कैथोड नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये अपोजिट है। क्यों अपोजिट है? क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होने, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? कैथोड पर, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर। और वहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा इस मेटल इलेक्ट्रोड पर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, करंट का मूव करेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड टू एनोड। और हमेशा जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है? और इसलिए यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव चार्ज और एनोड नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। करंट तब तक मेजर नहीं की जा सकती जब तक करंट एक्सटर्नल वायर से होकर के नहीं मूव, जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से मूव नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन तो भाई सभी में, मुझ में भी, आप में भी है, पेन में, चौक में, डस्टर में, सब में इलेक्ट्रॉन सब एलिमेंट के बने हुए, लेकिन कोई करंट तो नहीं मार रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से नहीं पास होंगे तब तक करंट को मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट साइड में इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं उनको हाफ सेल बोला गया है, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाएंगे तब एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। ठीक है ना? एक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए तैयार हो, दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए तैयार हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर से मूव करेंगे। और ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम ई नॉट सेल से मेजर कर सकते हैं, जिसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ये नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड, और ई को हम पोटेंशियल से के लिए ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे मेजर कर सकते हैं? ई नॉट आर एच ई माइनस ई नॉट एल एच ई। अब एक बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी में आर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आर का मतलब है राम, श्री राम, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आर फॉर राइट, राइट फॉर रिडक्शन, यानी कि जो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है उस पर ही हमेशा रिडक्शन होगा। तो दूसरे वाले पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, लेफ्ट वाले पे। आर फॉर राइट, राइट फॉर रिडक्शन। और इस फॉर्मूले में भी आर वाली जो वैल्यू है वो पहले आएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आर फॉर राइट, राइट फॉर रिडक्शन, यानी कि राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। और फॉर्मूले में भी जो आर एच ई का पोटेंशियल है वो हम
पहले लगाते हैं, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर एच ई माइनस ई नॉट एल एच ई। आर की बहुत इंपॉर्टेंस, आर पहले आएगा। और अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखें, जिंक कॉपर हाफ सेल से मिलकर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना है, तो आप देखेंगे RHE पर क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव इज बीइंग कन्वर्टेड टू कॉपर सॉलिड, यानी कि ये वैल्यू हमें कहीं रखनी पड़ेगी, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस आर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये जो फॉर्मूला आप ई नॉट सेल वाला देख रहे हो, इसमें भले ही लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू रखते हैं, यानी कि भले ही Zn से Zn2 पॉजिटिव आयन बन रहे हो, लेकिन इस फॉर्मूले में दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही रखने हैं, यानी कि जो वैल्यू आपको रखनी है वो कौन सी रखनी है, Zn2 पॉजिटिव से Zn वाली रखनी है, भले ही लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ये इस फॉर्मूले की खासियत है। दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे ही सीखें तो आप खुश रहेंगे, समझदार से काम करेंगे, क्योंकि आर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड वाइड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना गया है, वर्ल्ड वाइड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना गया है। और आपको जान के ये बड़ा अच्छा लगेगा, जो वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की होती है उसका निगेटिव साइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पॉजिटिव साइन, यानी कि साइन चेंज कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर आपको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जाए तो ये हो जाएगा, बस सिंपली। कितना आसान है, देखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको आप साइन चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और अब ये वैल्यू देखिए इस फॉर्मूले में मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मूले में जब मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर एच ई, कौन हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, कितना रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.34 माइनस ई नॉट आर एच ई माइनस 0.56, सॉरी एल एच ई, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल रखें कितना, माइनस का 0.76, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स 1.10 वोल्ट। तो जो मैं आपसे कह रहा था ये पोटेंशियल यहाँ पे वोल्ट मीटर में करंट करते ही 1.10 वोल्ट आएगा, वो इन रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज को यूज करके इस फॉर्मूले में आता है। आप ये सेटअप अगर बना लें तो जैसे ही आप वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे आपको बिल्कुल 1.10 वोल्ट का करंट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे सेल काम करना शुरू करेगा, बात आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये पोटेंशियल है ये 1.10 वोल्ट का नहीं रह पाता, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और डिक्रीज क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंसंट्रेशन है आयंस की, ये चेंज होना शुरू हो जाती है। कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, वो चेंज होती रहती है विद टाइम। इसीलिए जो ई नॉट सेल है वो ई नॉट सेल नहीं रह पाएगा, यानी कि जो आपके सामने सेटअप है जिंक कॉपर हाफ सेल का, उसमें जो पहला पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट मिलेगा, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा आपने ऑब्जर्व भी किया है, आपके घर में जो हैंगिंग वॉचेस हैं, जो दीवार पे आप लगा देते हो वॉच वगैरह को, या शो पीस में लगा देते हो, तो पेंसिल सेल जो डालते हो आप, वो क्या होता है, दिए जब लास्ट में उसका अंत समय आ जाता है तो क्या करती है, टिक टिक, लेकिन मूव नहीं करती है वो आगे। क्यों? क्योंकि उस सेल का जो पोटेंशियल है कैसा हो गया है, कम हो गया। कुछ लोग के रिमोट बड़े खास होते हैं, आपसे नहीं चलेंगे लेकिन 2 बार ठोकेंगे उसको चल जाएगा, है ना। 6-6 महीने चला लेते हैं लोग। रिमोट की और उनकी ट्यूनिंग है, रिमोट की और रिमोट का जो मास्टर है जो रिमोट को यूज कर रहा है दिन रात, उसकी ट्यूनिंग है, उनने 2 बार ठोका चल गया। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं निकल के मूव कर गए उतने टाइम के लिए, और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ और करंट जो है प्रोड्यूस हो गई, वो अगला चैनल चेंज हो गया। लेकिन ये भी हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक का रिमोट अपने हिसाब से चलता है, अपने मालिक को पहचानता है। आप चाहो कि आप उससे ऑन कर लो, और खास करके होटल के रिमोट तो बहुत ही खास होते हैं।
किसी होटल के रिमोट को अगर आप यूज करने जाओ तो आप तो आधे घंटे सोचोगे यार हमसे गलती लग रहा है, हम फंक्शन नहीं जानते। वो आएगा वेटर, वो है दो ऑन करके चला जाएगा। उसको ठोकने की तरकीब आती है, कितना ठोकने में चलता है, किस एंगल से उसको पटकना पड़ेगा जिससे कि जो है इलेक्ट्रोलाइट में आयंस निकल करके, इलेक्ट्रॉन निकल करके मूव कर दे। तो क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है आयंस की विद टाइम चेंज होती रहती है, जैसे जैसे सेल काम करेगा वैसे वैसे ई नॉट सेल ना रह करके ई सेल हो जाता है। और ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के साथ किस तरह से चेंज होता है ये आप क्लास 12 में सीखेंगे। आज आपने 5-7 बातें सीखी, मैं आपको एक बार बहुत जल्दी से बताता हूँ। हाफ सेल, इसी मेटल का हाफ सेल बनाना होगा, उस मेटल की रॉड को उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दो आप। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड वाला जो हाफ सेल उसे लेफ्ट में रख लेते हैं और राइट वाले को, कैथोड को हम राइट साइड में ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड, तो करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करेगी एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? थ्रू एक्सटर्नल वायर, जिस वायर से हमने वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर करंट क्योंकि मूव कर रही है कैथोड टू एनोड, इसलिए कन्वेंशनली करंट क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव करंट टर्मिनल की तरफ मूव करती है, इसलिए यहाँ पर कैथोड कैसा है? पॉजिटिव, और एनोड कैसा है? नेगेटिव। और मैंने आपको एक बताई आर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आर फॉर राइट, राइट फॉर रिडक्शन, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होगा। और जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसमें भी आर पहले आएगा, राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पहले आएगा। और उससे ऊंची बात, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू लगनी है। आरएचई एलएचई में दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू लगनी है, भले ही एनोड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, होता ही है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या लगेंगे? दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू लगेंगी। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन देते हैं, पूछते हैं कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जाएगी, कौन सी रिडक्शन में जाएगी, तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? आर की। आर फॉर राइट, राइट फॉर रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन में जाएगा, दूसरा जो है गरीब वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। देखिए आप, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? प्लस का 0.34 है ना। और जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो कैसा है? माइनस में। वो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिडक्शन में जाएगा, दूसरी स्पीशीज कैसे में जाएगी? ऑक्सीडेशन में जाएगी। तो अगर दो या दो से ज्यादा आपको स्पीशीज दे रखी हैं और पूछे भाई अरेंज कर दीजिए इनको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, तो आप देख लेना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो सबसे तेजी से रिड्यूस होगा और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा, और वो उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये सारी बातें हमने एक टेबल में, एक सीरीज में अरेंज कर रखी हैं, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज क्लास 10 में बोलते थे, और यहाँ पर उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे आई है उसके बारे में थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की 0.34 कॉपर के लिए, जिंक के लिए 0.76 माइनस का, ये हमने कैसे पता किया है? ये ऊपर वाले ने नहीं बताया हमें, ये हमने खुद ही तरकीब सोची और इनके रिडक्शन पोटेंशियल हमने मेजर कर ली है। हाँ, दिमाग दिया ऊपर ने, हमसे कहा भाई ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। क्या बताया? एक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोल देते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, या इसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं शी, और इसको बोल देते हैं NHE। तो क्या कंस्ट्रक्शन रहता है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो मैं आपको देखिए बताता हूं।
अगर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना हो तो हम क्या करें, एक वेसल में, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत छोटी सी बात है, 1 mHCl का सोल्यूशन ले लीजिए, 1 mHCl का सोल्यूशन ले लीजिए एक वेसल में, और उस वेसल के अंदर एक प्लैटिनम की वायर इंसर्ट कर दीजिए, जिसके एंड पर एक प्लैटिनम फॉइल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक इसमें इमर्स कर दी जाती है। और ये जो प्लैटिनम की वायर है ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरह। मैं अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। और यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप कर दिया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इस सॉल्यूशन में फीड किया जा सके, एंटर कराया जा सके। इस तरह का सेटअप कर दिया जाता है। यहां से हम डाई हाइड्रोजन गैस को एंटर करा सकते हैं, और यहां से आपको डाई हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो आउट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसमें 1 mHCl का सोल्यूशन ले लिया गया है, और इस सोल्यूशन के अंदर एक प्लैटिनम वायर से प्लैटिनम फॉइल जो है कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक उसको इमर्स कर दिया गया है, और इस तरह का एक सेटअप कर दिया गया है जिसमें हम डाई हाइड्रोजन गैस को एंटर करा सकते हैं इस सेटअप में। तो देखिए ये जो आपके सामने पिक्चर है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है, इसी को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जितना भी प्रोसेस होगा वो सब रूम टेम्परेचर पर यानी कि 298 केल्विन पर होगा। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने कितना एज्यूम कर लिया, 0.0 वोल्ट। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें जो आपने HCl, ये HCl आयंस प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो HCl प्रेजेंट है 1 mHCl का, इसकी वजह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस अवेलेबल है। तो ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2G की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो बबल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये डाई हाइड्रोजन गैस के हैं, जिसमें H पॉजिटिव आयन जो हैं वो रिडक्शन में जा रहे हैं। +1 से कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर H2 में, 0 हो रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, इसी हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको यहाँ पे लिबरेट होते हुए दिख रहे हैं। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमने खुद कितना एज्यूम कर लिया, 0.0 वोल्ट खुद एज्यूम कर लिया, हमें किसी ने कहा नहीं, ऊपर वाले ने नहीं बताया हमें, हमने खुद एज्यूम कर लिया। जैसे मान लीजिए पहले जब पता नहीं था 1 kg कितना होता है, तो किसी एक को मान लिया भैया आज से सब लोग देख लो ये 1 kg है, अगर उसके मुकाबले में ऐसे 2 चीज चढ़ जा रही है तो 2 kg, 3 चढ़ जा रहे हैं 3 kg, इस तरह से। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमने कितना एज्यूम कर लिया, 0.0 वोल्ट। अब आप देखो जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, इस जिंक हाफ सेल के साथ, हमने जिंक हाफ सेल के साथ ये कॉपर वाले हाफ सेल का जो कनेक्शन है वो काट दिया, और कनेक्शन किससे जोड़ दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी आपको वो मिली आपकी कितना, 0.76, कितना मिला, 0.76। क्योंकि इस फार्मूले में अगर आप रखोगे वैल्यू तो देखिए क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में क्या चेंज करने पड़ेंगे आपको, इस फार्मूले में चेंज किया आपने, राइट हैंड साइड में कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस बार, H पॉजिटिव टू H2, और फार्मूले में जैसा आपको मालूम है यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव, Zn क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा, और यहाँ कितना मिला E नॉट सेल, 0.76। ठीक है, तो जब साइन आप यूज करोगे
तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा ना। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे ये माइनस का बचे ना, ये तो 0.0 हो गया साहब। ये तो वैल्यू कितनी होगी, 0.0। और जब आप इसको 0.0 में सेपरेट करो तो माइनस का ई नॉट जेड इन टू पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, और उधर ले जाएंगे तो साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्योंकि आपको क्या मिलेगा इस फार्मूले से, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मिलेगा, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस का 0.76। इस फार्मूले से तो क्या मिलेगा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा ना आपको। और अगर उसका साइन चेंज कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से किसी भी हाफ सेल का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पता करना हो, उसे आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0.0 वोल्ट एज्यूम किया है, उसके साथ एज ए एनोड यूज कर लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आरएचई की तरह यूज करो, और जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें मेजर करना हो उसे एलएचई की तरह यूज करो। तो जो पोटेंशियल मीटर में रीडिंग मिलेगी आपको, वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर हाफ सेल का। नेक्स्ट टाइम पे क्या किया होगा, जैसे मान लीजिए कॉपर का निकालना है तो क्या किया, ये वाला कनेक्शन काटो और कॉपर वाला जोड़ दो। कॉपर कहाँ गया, इस बार कॉपर को कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है साहब, और ये कहाँ है, राइट में। तो आपको कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। मैग्नीशियम का निकालना है हाफ सेल का, तो मैग्नीशियम लेफ्ट में, एसएचई राइट साइड में। तो बच्चे बहुत शर्मा जाते हैं, कभी जब वाइवा वगैरह लेने आते हैं एग्जामिनर तो पूछ लेते हैं वॉइस से जनरली, डू यू नो अबाउट शी। बच्चे शर्मा जाते हैं। शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूछ रहे, ठीक है। 10 से तो मजाक थोड़ी कम करते हैं, लेकिन उनसे पूछ लेते हैं, डू यू नो अबाउट नॉर्मल ही। ठीक है, कभी आपने कोई नॉर्मल ही देखा है, तो इस तरह से कह सकते हैं भाई फिगर बनाओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की फिगर बनाओ। बच्चे तो बहुत ही शर्मा जाते हैं। तो बात समझनी होगी आपको कि वो शर्माने के लिए नहीं कह रहा है आपसे, वो कह रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन जानते हो आप, जो बहुत सिंपल है। 1 ml सॉल्यूशन में प्लेटिनम वायर कोटेड और उसमें प्लेटिनम फॉइल लगा दी, और इस तरह का सेटअप कर दिया कि हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर एंटर करा जा सके। एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों तरह से काम कर सकता है। जब ये आरएचई का यूज हो रहा है तो ये काम करेगा एज ए कैथोड, साथ ही साथ ये एज ए एनोड भी यूज हो सकता है। किस तरह से यूज हो सकता है, देखिए एनोड की तरह, जो सॉल्यूशन में डाई हाइड्रोजन गैस आप फीड कर रहे हो, यानी ये डाई हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, गेन करके, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके 2H पॉजिटिव एक्वस आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमेशा कैथोड ही यूज होता है, ये एज ए एनोड भी यूज हो सकता है अगर आप LHE पर रखोगे। जो ऑक्सीडेशन में भी जा सकता है और रिडक्शन में भी। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, 0.0 वोल्ट, और उसी तरह से इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना ले लिया हमने, 0.0 वोल्ट। तो इसको रेफरेंस मान करके जितने भी हाफ सेल्स हैं उन सब का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता किया गया है, और वो सीरीज जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल